तुषार को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गए थे। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पकड़कर ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आखिरी लोकल भी छूट ही जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने बढ़ रहे थे। ट्रेन रफ्तार पकड़े इससे पहले ही आखिरी डब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ ही गया। रोज जिंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है कि उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर हांफते हांफते अपनी सांसें उसने वापस खींची और फिर रोज जाकर रोज वाली अपनी सीट पर कोने में खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर बरसात हो रहे थे। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें और उसकी रूह को काफी सुकून दे रहे थे। रह रहकर बिजली का चमकना और कभी अचानक जोर से बादल का गरजना। ट्रेन को पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे उस बारिश में ट्रेन को पकड़ने से पहले लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नज़र घुमाकर देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट डब्बा खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस आखिरी डिब्बे में। शायद बारिश की वजह से ज़्यादातर लोग जल्दी ही निकल गए होंगे, इसीलिए डब्बा खाली है। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और 2 मिनट के बाद चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल, इतनी थकान और ऐसे मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा आंखें बंद की और सोने चला गया। ट्रेन में ही सफ़र करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा फिर से पूरा का पूरा डब्बा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया, तो फिर वो पूरी की पूरी भीड़ गई कहाँ। यही सोचते सोचते जब उसने नज़र घुमाई तो बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने दिखा। तो उसने देखा कि दूसरी तरफ मुंह करके एक आदमी बीड़ी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डिब्बा भरा था, अचानक खाली कैसे हो गया? तो वो बोल पड़ा, 20 साल से इसी डिब्बे में जाता हूँ। रात 12 बजे के बाद बाबूजी, इंसान तो क्या कोई परिंदा भी इस डिब्बे में पर नहीं मारता। कहते हैं भूतिया डिब्बा है। तुषार को ये बात बहुत ही बेतुकी सी लगी। उसने कहा, भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात में इसी डिब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ये ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। उसने आगे बताना शुरू किया, साल भर पहले मैंने इसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैलकर मैं भी सो ही गया। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था, मगर वो बड़ा ही लीन होकर अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी अपना पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा, और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा तो मैंने उसका भयानक चेहरा देखा।
टूटा हुआ अधकुचला। उसके सर से बहता हुआ खून ऐसा लग रहा था जैसे सिर मार मार कर एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई हो। आखिरकार मैं भी तो इंसान ही हूँ। मेरी आंखें फैलकर बड़ी हो गईं और चीख निकली। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उस आदमी ने पकड़कर मुझे कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आंख उठाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उनसे पानी की बोतल ली। दरवाजे के पास जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा। तो एक बार फिर मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी वहाँ था ही नहीं। मैं कुछ कहूँ या करूँ इससे पहले ही आवाज़ आई, अरे भाई साहब, मैं यहाँ हूँ गेट के पास। मैं डरते डरते उसके पास उसकी बोतल देने गया और बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने ही चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। मैं 2 मिनट के लिए वहाँ से हिल नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठा। सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तभी मेरे कानों में पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। उस आदमी ने आगे हाथ बढ़ाया। मैं उसे दोबारा अपने सामने देखकर शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई एक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये मुझे उस दिन समझ आया। मैं एक छलांग से सीट से उठकर सीधे दरवाजे तक आया और किस्मत भी साथ थी कि उसी वक्त मेरा स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन जाने तक मैं वहीं खड़ा रहा। वो आदमी गेट पर खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हो गई, मैं वहीं खड़ा रहा। और उस दिन के बाद भूल कर भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि कंपार्टमेंट में चढ़ भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम नहीं, कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की ही बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आंख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद ही जैसे मैं नींद नहीं बेहोशी से जागा। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वो 1 साल पहले वाला नज़ारा घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखाई देने लगी तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं गेट के पास पहुंचा तो वो आदमी अखबार मोड़कर मेरे पास आया और कहा, भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। ये लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत अपना हाथ झटक कर कहा, नहीं नहीं, तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम दूर रहो। वो आदमी जो अभी एकदम ठीक था, वो अचानक से बोला, आज तो नहीं बच पाएगा, आज तेरा खेल खत्म। इतना कहकर वो आदमी एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ गया और उसने दोबारा से नीचे छलांग लगा दी।
मैं इस बार भी भौचक्का रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार वो आदमी मुझे क्यों दिख रहा है और बार बार ट्रेन से नीचे कूदने के बाद वो वापस कैसे आ जाता है। मगर तभी पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हुआ, मेरे हाथ पांव जैसे मेरे वश में नहीं हो। मैं एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। दरवाजे के छोर तक पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर पर से वश पूरी तरह से छूट गया था। मैं अपने आप के कंट्रोल में नहीं था और तभी एकदम से मैंने नीचे छलांग लगा दी। इतना कहकर वो आदमी रुक गया। उस आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म कर दी। आप बीती खत्म होने के बाद तुषार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियाँ आप बड़े अच्छा सुनाते हैं। वैसे ये 4 दिन पहले की बात है ना? अगर आपने ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी तो फिर आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आप तो जिंदा ही नहीं होते, ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। तो फिर उस आदमी ने बीड़ी फेंकते हुए तुषार की ओर देखा और कहा, किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? ये सुनकर तुषार को दोबारा से हंसी आ गई। उस आदमी ने भी मुस्कुरा दिया। वो आदमी अपनी सीट पर से उठकर वहाँ से दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी उसके जैकेट के पॉकेट में से अखबार का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। तुषार ने उस टुकड़े को उठाया और उस आदमी को देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उस आदमी ने एकदम से ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। तुषार ये देखकर सुन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वो वहीं पर जैसे जम सा गया। तभी उसकी नज़र उसके हाथों में उस अखबार के टुकड़े पर पड़ी तो उसमें उसने देखा कि वो अखबार 4 दिन पहले का है। उसमें आर्टिकल छपा था, एक इंसान ने ट्रेन से कूद कर की आत्महत्या, और उस इंसान की तस्वीर भी छपी हुई थी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो अभी तुषार को कहानी सुना रहा था और जिसने अभी अभी ट्रेन से छलांग लगाई। तुषार की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। उसके पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने जो सब कुछ कहा वो सब सच था। मगर इतने में ही तुषार का स्टेशन आ गया। तुषार जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरा और ओवर ब्रिज पर चढ़ते चढ़ते उसने वापस से ट्रेन की ओर देखा तो पाया कि वही शख्स जो कुछ देर पहले ट्रेन से नीचे कूदा था वही ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा तुषार की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। इसके बाद तुषार भागते भागते तुरंत अपने घर पहुंचा और उस दिन के बाद से उसने उस ट्रेन में कभी भी पैर नहीं रखा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक रात मैं अपने गांव के दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रास्ते में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा, यार थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बात को टाल दिया। लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसके मुताबिक बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो हल्का होने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, इसलिए तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है जो 3 साल पहले ही यहीं पर फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा।
और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव में मत देखना। कोई कितना भी बोले मगर कोई जवाब मत देना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत पतली हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे ही पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक ही उसे भारी लगने लगा और ये देखकर वो चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को बस छूने ही वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। ये कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया। इसके बाद तो वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। अवधेश की सारी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लगने लगा था। हालांकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा जी घबरा रहा था। मैंने अवधेश की तरफ देखा तो उसका भी चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी अभी उन्हीं खेतों में से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे कान में किसी बच्चे की किलकारी आई। ये सुनकर तो मेरी और अवधेश की, हम दोनों की हालत पतली हो गई। हमें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। अवधेश ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उसने मुझे भी तेज चलने को कहा। साथ ही साथ उसने कहा, चुपचाप बस चलते रहो, पीछे मत देखना, कोई जवाब मत देना, कहीं भी कुछ भी दिखे उसकी आंखों में आंखें मत डालना, बस चुपचाप चलते रहो। जिसके बाद हम लोग जैसे तैसे उन दोनों खेतों से होकर गिरते पड़ते बाहर निकले। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मुझे वहीं खेतों के बगल में ही एक कुआं नजर आया। मैंने अवधेश को कहा, यार चलते चलते बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं इस कुएं से। अवधेश ने मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर कहा, तू पागल हो गया क्या? तू जानता नहीं इस कुएं के बारे में? तो इस पर मैंने कहा, क्या वो कहाँ? वो तो बहुत पुरानी कहानी है, क्या वो भी सच है? इस पर अवधेश ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से हम लोग वहां से बाहर निकले और जैसे तैसे बस स्टैंड पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने अवधेश से कहा, भाई मुझे पता नहीं था कि वो कुएं की कहानी भी सच्ची है। मैं तो शहर में रहता हूँ ना, तो मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। इस पर अवधेश ने वहीं पास ही के एक दुकान से पहले तो एक बोतल पानी खरीदा, फिर हमने पानी पिया और फिर अवधेश ने उस कुएं के बारे में बताना शुरू किया। कुएं के बारे में
स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफ़ी अच्छी बस्ती हुआ करती थी। खेत नहीं, लेकिन एक दिन उस कुएं के पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो तड़प तड़प कर उस कुएं में ही मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लग गई। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा, तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो जल्दी। शराबी ने कहा, तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? उस औरत ने कहा, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले मुझे बाहर निकाल दो बस। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय उस औरत ने उसे पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में ढकेल दिया और वह कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। लोग कहते हैं कि वो कुआं शापित है और आज भी उस कुएं में उस औरत की आत्मा भटकती रहती है। अवधेश की कहानी सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। खैर, बस आने तक अवधेश मेरे साथ वहीं पर रुका रहा और फिर उसने मुझे बस में चढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया। तो उसने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पता नहीं क्यों कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ठेस लगकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के एक आध दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये गुस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर वहीं पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चल भाग यहाँ से। और मेरे सामने फिर अचानक ही वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं हल्का होने के लिए खुले मैदान की तरफ गया
और मुझे एक आवाज सुनाई दी, पानी। मैंने सोचा कि शायद मामी की आवाज होगी। फिर मैं वापस चारपाई की ओर लौटा ही था कि तभी अचानक से वही आवाज सुनाई दी। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूं पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद वो हुआ जिस चमत्कार की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस रात हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वही औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। हालांकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद वहाँ ट्रेन आ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुँच गया। उसके बाद से मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर ही सोता हूँ।